देखिए, जैसा कि पता है फिजिक्स में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो कल हम लोग ना मिक्सचर में कंजर्वेशन ऑफ मोल किए थे कि दो गैस को मिलाए, अगर एक गैस 2 मोल है, दूसरा गैस 3 मोल है, तो जो मिक्सचर होगा उसमें नंबर ऑफ मोल मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा टोटल। इसी तरीके से एनर्जी भी है कि अगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी वही रहेगा, है ना? और गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मानते हैं, तो हम एनर्जी को सेम मानेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखो लॉ ऑफ मिक्सचर में ही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए देखिए, मान लो दो गैस है ए एंड बी, ए का प्रेशर P1, वॉल्यूम कुछ V1, टेम्परेचर कुछ T1, एनर्जी कुछ E1 है और नंबर ऑफ मोल N1 है। इसी तरीके से बी का प्रेशर कुछ मान लो P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, एनर्जी E2 है और नंबर ऑफ मोल N2 है। अब दोनों को मिलाकर आप ना मान लो एक कंटेनर में डाल दिए A प्लस बी, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, ऐसा नहीं, कुछ अलग होगा जो भी निकालना पड़ेगा। मान लो इसकी प्रेशर कुछ P है। अच्छा, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या है? फिर से कंटेनर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों कंटेनर को सिर्फ ऐड कर दिए किसी पाइप से, तब तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अगर ये कोई नए कंटेनर में डाल दिए, तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वॉल्यूम कभी गैस का नहीं होता, वॉल्यूम किसका होता है? कंटेनर का, है ना? तो मैं इसको V मान ले रहा हूं। टेम्परेचर भी इसका कुछ T होगा, पर एनर्जी जो है इसका वो E जो है, ये एकदम कंफर्म बोल सकते हैं E1 प्लस E2, यही आपका लॉ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी को कंजर्व रहना है, समझ पा रहे हैं? और नंबर ऑफ मोल भी कंजर्व रहेगा, तो इसका जो मोल रहेगा N, ये तो पहले ही समझ चुके हैं, N1 प्लस N2। क्लियर है ना? अब देखिए, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। कई बार होने करने का मतलब इसका अलग अलग फॉर्मेट आया है। कैसे अलग अलग फॉर्मेट आया है, ध्यान समझिए। जैसे मान लो E1 प्लस E2 इक्वल टू E मिला। अच्छा, लास्ट क्लास ही एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला समझे थे। ये सारा एनर्जी कौन सा है जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला देखे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम के समय, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, NF/T/2। कुछ याद आया? फर्स्ट का है तो N1 दे रहे हैं, F भी मान लो इसका कुछ भी होगा, T1 मान लिए। हम मान रहे हैं कि दोनों गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, अलग भी होगा कोई बात नहीं है। चलो मैं पहले F1 मान लेता हूं, प्लस N2 F2R T2/2। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम N, F मान लो कुछ भी मिक्सर का जो भी है, और R, और ये हो गया T2 T/2। देखिए 2 से 2 कैंसल, सबका R सबका कैंसल। तो इस केस में आपका जो है, इस केस में बनेगा N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 इक्वल टू N F T। F है मिक्सचर का, ठीक है, ये इक्वेशन बना। अब देखिए, जेई ने एक बार पूछा है, उस बार बोला कि सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, ए और बी दोनों गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। अगर इसका और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो मिक्सचर का भी वही रहेगा, ठीक है। तो इफ F1 इक्वल टू F2, देन जो F रहेगा वो भी बराबर हो जाएगा F1 F2 F3 के। तो इस केस में सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा N1 T1 प्लस N2 T2 इक्वल टू NT, ठीक है। यहां से समझो T निकाल सकते हैं, ये मिल जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 बाय N, और N की जगह हम लोग लिख सकते हैं N1 प्लस N2, N1 T1 प्लस N2 T2 बाय N1 प्लस N2। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आपको इतना सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि कल डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखना सीखे थे, एक्स ऑफ मिक्सर। समझ पा रहे हैं? ये
जेईई मेंस ने 2018 में पूछा था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट। आइए देखिए, यहां से हम लोग एक दो फॉर्मेट और आगे ले जा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो n है ना, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को आप कभी भी लिख सकते हो PV इक्वल टू nRT। तो n को कभी भी क्या लिख सकते हैं, PV बाय RT। तो नीट ने जब पूछा था तो ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में कुछ और था। क्या ऑप्शन में, ध्यान देखिए, T इक्वल टू N1 की जगह हम लोग लिख पाएंगे P1 V1 बाय RT1, और इंटू T1 तो है ही, दिख रहा है, T1 कैंसिल हो जाए, प्लस P2 V2 इंटू RT2 इंटू T2 डिवाइडेड N1 N2 को P1 V1 बाय RT1, P2 V2 बाय RT2, है ना। देखिए T1 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल, और अभी आप देखेंगे R भी सबका कैंसिल हो जाएगा। इधर कॉमन ले लो, इधर कॉमन ले लो, समझ पा रहे मेरी बात है। तो ऊपर बचेगा आपका P1 V1 प्लस P2 V2, और नीचे आप देखेंगे तो आपका बनेगा एलसीएम T1 T2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, ठीक है। और ये कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो नीट का जब देखेंगे ऑप्शन, जब नीट का देखेंगे आप, है ना, तो नीट के ऑप्शन में ये वाला आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा नीट के ऑप्शन में, T इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 इंटू ये वाला सबसे ऊपर चला गया T1 T2 डिवाइडेड क्या बन जाएगा, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, है ना। देखिए नीट 2018 में ये ऑप्शन, सॉरी जेईई मेंस का ये ऑप्शन था, और ये नीट में ये ऑप्शन में था। नीट ने अगले साल 2019 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऑप्शन बदल दिया था। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करने से ही क्लियरिटी आएगा आपका। लिखिए 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2 at 27 degree Celsius, 22 gram of CO2 at 27 degree Celsius mix with 16 gram O2, mix with 16 gram O2 at 37 degree Celsius, at 37 degree Celsius, है ना। find temperature of mixture, find temperature of mixture, ठीक है, find temperature of mixture, ठीक है जी। अब इसे जो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, देखो CO2 को किसके साथ मिक्स किया है, O2 के साथ। क्या दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा, क्या दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा, नहीं। अब जो पहले जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे, वो फॉर्मूला मतलब ये वाला जो फॉर्मूला, क्या ये यूज करना सही रहेगा, ये कब के लिए है, समझ पा रहे हैं, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, सेम। ये मिस्टेक हुआ था, जैसे मैंने आपको जब एक्स ऑफ मिक्सचर लिखाया था, अगर सिर्फ उसको आंख बंद करके याद कर लेते तो माइंड आपका एग्जाम में गलती हो जाता है। क्यों गलती हो जाता है, क्योंकि वो तभी के लिए एप्लीकेबल है जब हमारा मिक्सचर क्या होगा, सेम। जनरली हम मानते हैं सेम, मोनोएटॉमिक के साथ मिल रहा है, डायटोमिक के साथ मिल रहा है, पर यहाँ तो डाई है ट्राई के साथ मिल रहा है, O2 जो है CO2 के साथ मिल रहा है, समझ पा रहे हैं। तो अभी आपको कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओरिजिनल जाना पड़ेगा। इसीलिए पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया। ओरिजिनल मतलब मुझे मालूम है दुनिया में एनर्जी क्या रहने वाला है,
कंजर्व तो हमारा E1 पहला जो है मान लो CO2 है, इसका प्लस E2 यानी कि हमारा O2 का, ये दोनों मिलकर बनेगा मिक्सचर का E। समझ पा रहे हैं? अब E का फॉर्मूला लगा दीजिए और यहां से सॉल्व कीजिए चीजें। समझ पा रहे हैं ना? E का भी देखिए NFRT बाई 2, इसका भी हो जाएगा NFRT बाई 2, और ये भी हो जाएगा NFRT बाई 2। अच्छा, N भी फिक्स है, N1 प्लस N2 रहेगा, इसका दोनों लॉ एक साथ काम करेगा। N1 F1 T1 ये सॉरी N2 F2 R T2 बाय 2 से 2 तो ऐसा कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब N1 दो F1 दो, अच्छा R भी तो कैंसिल कर ही दो, और T1 प्लस N2 F2 T2 इक्वल टू NFT, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब F कहां से लाओगे? तो F उसी फॉर्मूले से लाएंगे, F ऑफ मिक्सचर, कल सिखाए थे, F ऑफ मिक्सचर वहां से लाएंगे। और यहां पर ध्यान रखें कि T ऑफ मिक्सचर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि T ऑफ मिक्सचर वाला इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको क्या लिखोगे? N1 प्लस N2 F, और F ऑफ मिक्सचर क्या था? N1 F1 प्लस N2 F2 बाय N1 प्लस N2, यही था, इंटू T। अच्छा, N कितना कितना है दिया हुआ है? O2 कितना है जी? 22 ग्राम। O2 है 22 ग्राम और टेम्परेचर 27 डिग्री, और O2 है 16 ग्राम और कितना टेम्परेचर है? 37, 16 ग्राम 37 डिग्री। ओके, CO2 का मोलर मास कितना? 32 और 44 ना, तो 44 यानी 22 ग्राम, कितना हो गया? आधा मोल। क्लियर है? तो N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ। लो 22 नहीं डाल देंगे भाई, आधा बच्चा मुझे 22 क्यों दिख रहा है? N1 भाई, N1 नंबर ऑफ मोल होता है, ये ग्राम मास है भाई, कुछ भी मत डालो। तो ये N1 क्या होगा? हाफ, 44 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी देखे थे, CO2 का कितना था एक्सेप्शन? 7, याद आ रहा है? 7, और टेम्परेचर 27, तो केल्विन में बदलो 300। अच्छा, ये थोड़ा एक स्टेप नीचे करना पड़ेगा इसको। चलो यहां पे आ जाओ, ये हो गया हाफ, F1 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, और ये 300 प्लस N2 आ जाओ, N2 देखो 16 ग्राम, ये भी कितना हो जाएगा जी? हाफ ही हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम O2 डायटोमिक कितना? 5, और ये कितना? 310। ठीक है। अच्छा, एक बात देखो बहुत ध्यान से, क्या इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं? कर सकते ना? चलिए, तो बस इतना ही बचा। फिर से N1 F1, तो N1 है हाफ, F1 है 7 प्लस हाफ इंटू 5, अब पूरे का है T, तो T के लिए उसको नीचे भेज दो, या जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो। अब यहां से T निकाल लीजिए, यहां से T निकाल लीजिए। देखिए फाइनल आंसर मैं बोल रहा हूं, T का वैल्यू 1825 बाय 6 जो राउंड ऑफ 304.1 केल्विन है।
इतने के आसपास आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन में दोनों लॉ ऑफ मिक्सचर यूज हो गया है ना। तो जब भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल आएगा तो वहां पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं काम करेगा। तो याद रखिए, जब भी लॉ ऑफ मिक्सचर होगा दो ही चीजें हैं उसमें, एक नंबर ऑफ मोल कंजर्व रहेगा, एक एनर्जी कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो दो पार्टिकल को मिलने से पार्टिकल की संख्या कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से फिजिक्स का बेसिक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक, आइए अब केटीजी को फिनिश करते हैं। केटीजी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो केटीजी का शुरुआत कहां से हुआ था? वहीं से खत्म होता है। केटीजी का शुरुआत हुआ था आइडियल गैस से। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पर कौन सी गैस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? आइडियल गैस। अब सवाल है कि आइडियल वर्ड जहां पे आ जाता है वहां पे सस्पिशन आ जाता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आइडियल होता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो आइडियल गैस का अपोजिट क्या बोलोगे? रियल गैस, यानी एक्चुअल गैस। समझ पा रहे हैं? तो केटीजी ने क्या किया था, 10-12 शुरू में जो हम लोग एजम्पशन लिखे थे, याद आ रहा है? बोले थे ये एजम्पशन मानते हैं और ये एजम्पशन फॉलो करने के बाद कोई भी गैस क्या हो जाएगा? आइडियल गैस। समझ पा रहे हैं? पर रियल में वो एजम्पशन गलत है, इसीलिए सारा गैस रियल, आइडियल गैस कोई भी नहीं है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे लास्ट में रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन ये लास्ट टॉपिक, इसे पढ़ना नहीं है, न्यूमेरिकल इस पे एक भी सॉल्व नहीं करना है। वैन वाल एक साइंटिस्ट थे, याद होगा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वैन वाल इक्वेशन, है ना। वैन वाल जो है वो बताए कि ये जंक्शन में आपका गलती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में दो करेक्शन किए, उसकी प्रेशर में और उसकी वॉल्यूम में। क्वेश्चन यही आता है नीट में कि आइडियल गैस में क्या करेक्शन करके रियल गैस इक्वेशन बनता है। तो आंसर दो करेक्शन होता है, उसकी प्रेशर में, उसकी वॉल्यूम में। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है क्या? PV इक्वल टू nRT। अब नंबर ऑफ मोल में कोई करेक्शन नहीं कर सकते, वो तो नंबर है, उसमें क्या करेक्शन होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तो एक कांस्टेंट ही है, और टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो जो भी गलती होता है आइडियल गैस और रियल गैस में, इसी दो में होता है, प्रेशर मेजर करने में और वॉल्यूम मेजर करने में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो आइडियल गैस का एजम्पशन में क्या क्या गलत है। पहला गलत आप खुद समझ जाओगे, वॉल्यूम के बारे में उसने क्या एज्यूम किया है कि मॉलिक्यूल्स जो है कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। जो गैस का वॉल्यूम है, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है, वही गैस का वॉल्यूम होता है। पर ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी चीज है, कितनी भी छोटा से छोटा, एक इलेक्ट्रॉन भी है, पर कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक एजम्पशन वैन डर वाल बोले कि अच्छा, रियल गैस इक्वेशन के ब्रैकेट में लिख लेना वैन डर वाल इक्वेशन, है ना। इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, बहुत फेमस है। यूनिट एंड डायमेंशन में बार बार आता है, इसका यूनिट डायमेंशन निकालने ए और बी का भी इक्वेशन देखेंगे तो याद हो जाएगा, वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसमें दो करेक्शन है, एक वॉल्यूम का और एक प्रेशर का। ठीक है, क्या करेक्शन है? वॉल्यूम का अभी समझे थे कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो बताओ, जो आप वॉल्यूम मानते हो वो वॉल्यूम से कम एक्चुअल वॉल्यूम होगा या ज्यादा होगा? कम। आपने क्या माना, मानो ये कोई कंटेनर, कोई गैस रहता है कहां? कंटेनर में। आपने माना इसका जो ये मॉलिक्यूल्स है इसने कोई वॉल्यूम ही नहीं लेता है, कि कोई वॉल्यूम नहीं लेता, तो ये पूरा वॉल्यूम आप एज्यूम कर लिए। पर रियलिटी में हर मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम से क्या होगा? कम, थोड़ा कम होगा ना जी, ये सब ले गया। तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, यानी वॉल्यूम में कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ए बी कुछ भी हम लेंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम इसी तरीके से जब वॉल्यूम कम होगा, वहीं पर जैसे वॉल्यूम छोटा होता है, ठीक है, वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। प्रेशर चेंज होगा। अच्छा, एक करेक्शन तो समझ में आ गया। दूसरा करेक्शन प्रेशर में समझिए। दूसरा अभी लिखाएंगे भी,
हम लोग एजम्पशन में माने थे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स नहीं लगता है, ना ग्रेविटेशन फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसलिए माने थे क्योंकि हम मानते हैं जनरली जो मॉलिक्यूल्स होता है न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है। क्लियर है? तो ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? Gm1m2/r²। तो अगर मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगना है। ये तो ग्रेविटेशन का लॉ नहीं है ना। न्यूटन जो लॉ दिए वो ये बोले क्या कि कम मास पे नहीं लगेगा, ज्यादा मास पे लगेगा? ऐसा कहीं है क्या रूल? नहीं है। वो तो बोल के गए कि पॉइंट मास के लिए मेरा एप्लीकेबल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मॉलिक्यूल्स का मास बहुत कम होगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत कम होगा, पर नेगलेक्ट कैसे करती है, बात समझ पा रहे हैं? तो एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें प्रेशर क्यों बनता था? प्रेशर बनता था ये मॉलिक्यूल्स जाकर दीवार से टकराता था। अब आप बोले कि नहीं ये टकराने जाएगा पर इसके बगल वाला मॉलिक्यूल्स उसको अपनी ओर खींचेगा। तो बताओ, पहले जितनी फोर्स से टकराता था अब उतना फोर्स से टकराएगा या उससे कम से टकराएगा? कम से टकराएगा। जब फोर्स कम होगा तो फोर्स बाय एरिया यानी कम क्या हो जाएगा? प्रेशर। समझ पा रहे हैं? तो वही वैन डर वाल बोले कि भाई साहब आप जो P और V ले रहे हो यही गलत है। एक्चुअल प्रेशर और वॉल्यूम पहले से कम होगा। समझ पा रहे हैं? यही करेक्शन करवाए, ठीक है ना? आइए तो हेडिंग बना दी आप लोग, वैन डर वाल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें करेक्शन करते हैं, दो करेक्शन और इसका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखाते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या है? PV इक्वल टू nRT। हम एक मोल के लिए काम कर रहे हैं, फॉर 1 मोल, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा PV इक्वल टू RT। PV इक्वल टू RT, ठीक है। अब इसमें करेक्शन कीजिए, करेक्शन फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए इसमें क्या क्या करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले करेक्शन का नाम है वॉल्यूम करेक्शन। पहले करेक्शन का क्या नाम है? वॉल्यूम करेक्शन। क्यों करेक्शन करना पड़ा समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, लिखिए इसमें लिखिए वॉल्यूम करेक्शन। देखिए, इन रियलिटी all molecules occupy little bit space. In reality all molecules occupy little bit space. Therefore real volume is less than volume of container. तो वहां पर तो हम लोग मान लिए थे वॉल्यूम बराबर होगा कितना वॉल्यूम है कंटेनर का, उसी का। पर अब हमें मानना पड़ा कि इसका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से थोड़ा कम होगा। अब कितना कम होगा? तो नेक्स्ट लिखिए, लेट B इज वॉल्यूम ऑफ, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ऐसा लिख लो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हम 1 मोल के लिए काम कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स। पूरा 1 मोल मॉलिक्यूल्स जो है, मान लिए वो ना B वॉल्यूम, कुछ भी है, B मीटर क्यूब, ये कुछ भी वैल्यू हो, उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तब बताओ एक्चुअल वॉल्यूम आप कितना ले लेंगे? तो एक्चुअल या रियल वॉल्यूम ऐसा बोल दीजिए। देयरफॉर रियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले V था उसमें माइनस करना पड़ेगा क्या? P। समझ पा रहे हैं? जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते, तो अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा देयरफॉर PV इक्वल टू nRT। तो P और वॉल्यूम की जगह अब लेना पड़ेगा V माइनस P इक्वल टू RT। समझ पा रहे हैं? यहां से प्रेशर के लिए आ जाएगा RT बाय V माइनस P।
ये है प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर भी अब सही नहीं है, इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वॉल्यूम करेक्शन। इसके बाद दूसरा लिखेंगे प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। दूसरा लिखेंगे प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, ठीक है। लिखिए प्रेशर करेक्शन में, देखिए एट लो टेम्परेचर, at low temperature gravitational force between molecules cannot be neglected, cannot be neglected, cannot be neglected. Therefore due to intermolecular attraction, therefore due to intermolecular attraction pressure decreases, pressure decreases। ये लॉजिक दिमाग में बैठा, अट्रैक्शन का प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा? हर मॉलिक्यूल से एक दूसरे को खींचेगा, तो पहले जितनी फोर्स से दीवार से टकराता था अब उतनी फोर्स से दीवार से नहीं टकराएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब उतनी फोर्स से दीवार से नहीं टकराएगा तो फोर्स बाय एरिया ही तो प्रेशर था, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे? अब प्रेशर कितना डिक्रीज होगा ये वॉल्यूम पे डिपेंड भी करेगा। तो डिक्रीज इन प्रेशर, आगे लिखिए डिक्रीज इन प्रेशर, इसको डेल्टा पी बोले। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के स्क्वायर के। तो डिक्रीज इन प्रेशर, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट लाते हैं ए, तो ए बाय वी स्क्वायर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ये है डिक्रीज इन प्रेशर। तो रियल प्रेशर कितना होगा? तो ओरिजिनल प्रेशर पहले आप बता रहे थे इतना था, उसमें इतना माइनस कर दो तब होगा रियल प्रेशर। इसका लिखिएगा देयरफॉर रियल प्रेशर। तो रियल प्रेशर हो जाएगा, देखिए पी का वैल्यू इतना था आर टी बाय वी माइनस पी, और सब माइनस करना पड़ेगा इतना प्रेशर, ए बाय वी स्क्वायर। यही है वैन डर वाल इक्वेशन। इसी को मॉडिफाई करके एक सिंपल फॉर्म बनाते हैं। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया ना? आइए इसको मैं आपको वो फॉर्मेट ला देता हूं जिस फॉर्मेट में आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में यूज किया है इसको। चलिए देखिए वो इक्वेशन को मैं इधर, अपना इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू आया आर टी बाय वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर। इसको इधर लेकर आ जाइए, तो P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाय वी माइनस बी। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनाए थे, कुछ ऐसा ही बनाते हैं, है ना। अच्छा इसको और फॉर्मेट करोगे तो ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, आपका ये फॉर्मेट था वहां पे शायद P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाते थे V माइनस बी इक्वल टू आर टी। कुछ याद आया? फर्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा जाता है, ए और बी का डायमेंशन। कुछ याद कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, अब बाकी केमिस्ट्री में, पर ये किसके लिए? फॉर वन मोल, फॉर वन मोल। एन मोल के लिए तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड, दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन मोल के लिए आ जाएगा। क्लियर है ना? बाकी केमिस्ट्री में तो आपको याद है ही वैन डर वाल इक्वेशन, तो अभी करने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वैन डर वाल इक्वेशन, पर ये था। तो ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, और अपना केटीजी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो केटीजी का शुरुआत आइडियल गैस से कंप्लीट रियल गैस पे। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स करना है। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि कोई सा जैसे कोई आइडियल गैस है वो कब रियल गैस की तरह काम करता है, और कोई रियल गैस है तो कब आइडियल गैस की तरह काम करता है। तो देखो पहली बात,
ये जो डिक्रीज इन प्रेशर लिखे इसमें क्या लिखे थे, एट लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पे इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। टेम्परेचर का नहीं तो रैंडम मोशन में भागता है, बात समझ पा रहे हैं। तो जब लो टेम्परेचर होता है, जब लो टेम्परेचर होने पे जो भी आइडियल गैस है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, रियल, समझ पा रहे हैं। और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, देखिए आइडियल गैस, नोट करके लिखिए, आइडियल गैस बिहेव एज रियल गैस, आइडियल गैस बिहेव एज रियल गैस एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, अंडरलाइन कीजिए, लो टेम्परेचर को अंडरलाइन कीजिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के ब्रैकेट लिखिए हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर और उसके ब्रैकेट में लिखिए हाई डेंसिटी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो कोई भी आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा कब, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, समझ पा रहे हैं। तो लिख लीजिए एंड वाइस वर्सा, सीधा एंड वाइस वर्सा, समझते हैं ना, उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आप चाहो तो पूरा, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कब कौन करता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। रियल कब आइडियल की तरह बिहेव करेगा, आइडियल कब रियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब खुशियां मनाइए, आपका चैप्टर खत्म हो गया। हेडिंग बनाइए थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इस पे क्वेश्चन करोगे कुछ, रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन कर लो, रहने दो, अभी थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। मिक्सचर वगैरह क्वेश्चन ही नहीं किया ना। देखिए, टू आइडेंटिकल गैस kept in two container of capacity 3 liter at 5 atm, 3 liter at 5 atm and 5 liter at 3 atm, at 3 atm. If both container are connected by narrow tube, if both container are connected by narrow tube, then find pressure of mixture, हम लोग क्या बोले थे कल कि टेम्परेचर नहीं मेंशन करे तो हम क्या मान लेंगे, सेम टेम्परेचर, कैंसिल हो गया था, कोई इक्वेशन क्या बन गया था, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PV। और देखो दोनों को एक नैरो ट्यूब से जोड़ा है, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा, V1 प्लस V2, ठीक है। V1 V2 दिया हुआ, P1 P2 दिया है, फाइनल प्रेशर निकाल दीजिए, लीटर में आंसर दे दीजिए। अच्छा, वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाएगा, लीटर प्रेशर है ना, ठीक है। तो 5 atm 3 atm है, तो आपका फाइनल आंसर भी atm में ही आ जाएगा। 30/8 atm, देख लो जल्दी से, 30/8 atm, 30/8 atm। इक्वेशन मिला, कल देखो सेम किए थे, P1 V1 प्लस P2 V2 शुड बी इक्वल टू PV, और यहां पर V को लिख सकते हैं V1 प्लस V2। इक्वेशन आया कहां से, इक्वेशन यहां से N1 प्लस N2 इक्वल टू N,
एन को लिखते हैं पीबी बाई टी, सबका टेम्परेचर सेम माने, टी कैंसिल हो गया। कुछ याद आया? कल ये पॉइंट लिखे थे कि अनलेस टेम्परेचर मेंशन ना करे तो हम मान लेंगे टेम्परेचर क्या है, सेम। जल्दी से कर लीजिए। मिक्सचर पे आता है क्वेश्चन, तो मिक्सचर वाला थोड़ा अच्छे से करेंगे और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 5 लीटर, a container of capacity 5 liter contain a gas at pressure 0.8 mm of Hg, 0.8 mm of Hg। ये भी एक यूनिट है प्रेशर का, है ना, 0.8 mm of Hg, full stop। if it is connected to evacuated container, it is connected to evacuated container of capacity 3 liter, then find common pressure, then find common pressure, then find common pressure, then find common pressure। बस पुराना वाला ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग है क्या? फिर से टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, हम क्या मान लेंगे, सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोल लगाओ, N1 + N2 = N, N को हमेशा लिखेंगे Pv बाई T, T कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बनेगा P1 V1 + P2 V2 = Pv, 0.5 mm of Hg, है ना। ठीक है, आंसर हो गया। जो यूनिट में वही यूनिट रह जाएगा, 0.5 mm of Hg। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। एक देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए जरा, कंसेप्ट आपका बहुत ही बिल्डअप होगा इस क्वेश्चन से। लिखिए, टू आइडेंटिकल कंटेनर contain same gas, two identical container contain same gas at NTP if they are joined by thin tube, such that one is placed in ice, and other in hot bath, then the common pressure become 1.5 times of initial. Common pressure become 1.5 times of initial. Full stop. Then find temperature of hot bath. बोलो जी क्या हुआ इस बार? इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कहानी में? देखो, दो आइडेंटिकल कंटेनर, ठीक है, आइडेंटिकल कंटेनर है, मान लो ए बी। अब दोनों को ज्वाइन किया गया एक नैरो ट्यूब से, क्लियर है ना, एक नैरो ट्यूब से जोड़ दिया गया, ठीक, ए बी।
तो दो गैस है, दोनों को जोड़ दिया गया आइडेंटिकल से। अब बोल रहा है जोड़ने के बाद क्या किया, एक ट्यूब को आइस में रख दिया, यानी इसका टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री, और दूसरे को कुछ हॉट पार्ट में रखा। अब इसका टेम्परेचर नहीं मालूम है, मान लो T। अब बोला यही T का वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो कॉमन प्रेशर है, जोड़ने के बाद जो कॉमन प्रेशर हो गया, मान लो ये P था, ये भी P था, आइडेंटिकल था, तो ये हो गया कितना 1.5 P, दोनों तो कॉमन में आ गया होगा, सेम में आ गया होगा, है ना। यही क्वेश्चन है, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, शुरू में दोनों का सेम टेम्परेचर प्रेशर था, ये कैसे पता चला, बोला एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, समझ पा रहे हैं। तो शुरू में जरा बताओ, नॉर्मल P या 1 एटमॉस्फेरिक ले लो, और टेम्परेचर कितना है शुरुआत का, NTP का मतलब समझाए थे, लो 0, समझ पा रहे ना। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं 270, ये भी 273, और ये भी 0 को ही ले लोगे, 273 ही ले लोगे, समझ पा रहे हैं। तो देखो T1 मालूम है, T2 मालूम है शुरुआत में, बाद का भी एक मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, क्लियर है ना। क्या लगाओगे इसमें, कंजर्वेशन ऑफ, दो ही दुनिया में कंजर्वेशन है मिक्सर के समय, कौन कौन सा, मोल और एनर्जी, दोनों एक एक करके लगाएंगे। पहले मोल लगाओ, अगर उसी सॉल्व हो गया तो एनर्जी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। कम N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू, फिर से N1 प्लस N2 ही रहने वाला है। इस N1 को लिखेंगे P1 V1 बाई T1, कहीं पे कोई दिक्कत, तो PV बाय T, समझो जरा, प्लस PV बाय T, दोनों NTP पे ही है ना, और आइडेंटिकल है, V भी सेम है ना। ओके, यहां पे अब एक को P की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1.5 P, समझ पा रहे हैं, V तो V ही रह जाएगा, और T को क्या लिखना पड़ेगा 273। अच्छा, इसको भी 273 लिख दो, प्लस 1.5 P, वॉल्यूम तो वही है, और ये हो गया T। अब जरा देखो P भी तो सबका कैंसिल हो गया। हेलो, इस इक्वेशन में कितना अननोन है आपके पास, एक ही अननोन है T, तो एक इक्वेशन एक अननोन तो सॉल्व हो जाएगा, तो दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, तो सॉल्व कर दीजिए, T का वैल्यू आ जाएगा। देख रहे कितना पावरफुल वेपन है कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। कुछ भी मिक्सर का क्वेश्चन आए, दो ही चीज करना है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोल लगाओ, अगर देखो एक से ज्यादा अननोन बन रहा है तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, फिर सॉल्व होना ही होना है, कैसे नहीं होगा। सॉरी 819 केल्विन, T का वैल्यू आएगा 819 केल्विन। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मूव करते हैं, इसको रहने दो, जो भी आंसर आना होगा, घबराइए मत। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग शुरू करते हैं अगली टॉपिक। देखिए, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल N2, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल नाइट्रोजन गैस at 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस इन कैलोरी, एनर्जी कैलोरी में देना है, जूल में नहीं देना है, ठीक है। 1 मोल N2 27 डिग्री पे है, कैलोरी में आंसर दीजिए। E of 1 mole N2 at 27 डिग्री सेल्सियस, कैसे सॉल्व करेंगे।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, टोटल एनर्जी, दो फॉर्मूला सिखाए थे। जब भी नंबर ऑफ मोल्स हो तो एन से एन के वाला याद आ रहा है, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो तो स्मॉल एन वाला मिला। अभी यूज भी किए थे एनर्जी कंजर्वेशन में। लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, N2 है। N2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5 डायटोमिक है। बस वैल्यू ही तो रखना है। R मालूम है, पर कैलोरी है तो R का वैल्यू कितना लोगे? 2। याद आ रहा है सीजीएस यूनिट में? नहीं तो फिर बदलो, जूल को कैलोरी में लास्ट में बदलना पड़ेगा। अगर R 8.31 लेंगे तो आपका आंसर किस में आएगा? जूल में। फिर उस जूल को बदलो कैलोरी में, और सीधा R का वैल्यू रख लीजिए 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1500 कैलोरी। कितना आ रहा है? NFRT/2 हुआ ना जी। नंबर ऑफ मोल 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, R का वैल्यू 2 दो, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1500 कैलोरी। यही आपको समझना था। जब भी कैलोरी में कैलकुलेशन करना हो तो R का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेडिंग बना दिए थर्मोडायनेमिक्स, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में पहली चीज समझना क्या है? सिस्टम, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग यही चलते रहता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो सिस्टम का मतलब हुआ कि एक रीजन जिसमें हम कंसंट्रेट किए हैं स्टडी करने के लिए। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, उसके लिए क्लासरूम एक सिस्टम है, क्योंकि हमारा फोकस, देखिए हमारा टीचर का काम है पढ़ाना, पर पढ़ाया तो सबको जा सकता है, पूरी दुनिया को, पर हमारा भी फोकस क्या है? बस इतनी क्लासरूम। तो क्लासरूम हमारे लिए क्या हो गया? एक सिस्टम। समझ पा रहे हैं? तो पहले हम लोग बात किए थर्मल में, हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? गैस। तो सिस्टम होगा कुछ अमाउंट ऑफ गैस जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। तो हम लोग मानेंगे कि एक क्लोज बाउंड्री के अंदर, क्लोज बाउंड्री को हम लोग बोल देंगे सिलेंडर। हम लोग बोलेंगे एक सिलेंडर के अंदर, मान लो ये एक सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है, जो भी गैस है वही हमारे लिए क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये जो बाउंड्री है, इसका बाउंड्री चारों तरफ से क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। सिस्टम हमारा क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? पर यही समहाउ हमारे लिए एक सिस्टम होगा। तो सिस्टम का जनरल मीनिंग होता है एक बाउंड्री, एक रीजन जिसपे कंसंट्रेट किया जाए। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम का मतलब होगा अ गैस जो भी एक फिक्स बाउंड्री के अंदर हो, यानी एक सिलेंडर के अंदर भरा हुआ गैस। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को, हम लोग ऐसा लिखेंगे हम लोग। और याद रखिए सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3। इसमें बोलेंगे सिस्टम कितने टाइप का? 3। कौन कौन सा? याद आ रहा है कुछ? क्लोज, ओपन, ये सब नहीं पढ़े जी, कैसी बातें कर रहे हैं। चलो लिखो, सिस्टम लिखिए। इट इज ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस। सिस्टम हमारे लिए क्या हो गया? एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस हो गया। इट इज ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस kept in cylinder, kept in cylinder fitted with piston, fitted with piston। ये ऊपर जो ढक्कन है इसी को पिस्टन बोलते हैं, पिस्टन। ठीक है, अच्छा ये सब छोड़ दो, अब सिलेंडर पिस्टन से अब मैंने लिखा दिया, ठीक है। अब घर का एक बर्तन समझिए, अब किचन का एक बर्तन समझिए, और बर्तन के अंदर गैस रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है, और बर्तन को आप हल्के से ढक दिए, ऊपर से कुछ एक ढक्कन जैसा रख दिए। देखिए क्लोज नहीं किए, क्लोज करने का मतलब हो गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या करते हो? ढक्कन को टाइट कर देते हैं, वो हिल नहीं सकता है। और जनरल जो कभी पानी वानी उबालना होता है तो जल्दी खाना बनने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से एक सिर्फ ढक्कन को रख देते हैं। समझ पा रहे हैं? जब पानी उबलता है, मानो राइस जैसे बनता है, बिना प्रेशर कुकर में कभी राइस बनते देखे? तो राइस को बनने के लिए सुबह ऊपर से क्या करते हैं? धकेल देते हैं, ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद वेपर बनता है तो वो जो ढक्कन होता है धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके समझिए, तो वो जो हमारा गैस
सॉरी, वो जो बर्तन के अंदर का जो गैस है वही हमारे लिए क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। समझ पा रहे हैं ना। और जो ऊपर ढक्कन है उसी को बोलते हैं पिस्टन। ये जो ढक्कन है उसी को बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिस्टम आर 3 टाइप्स। सिस्टम हमारे कितने टाइप्स का हो सकता है, 3। किचन में तीनों टाइप का सिस्टम आपको दिखेगा। ठीक है, पहले को बोलेंगे ओपन सिस्टम, दूसरा बोलेंगे हम लोग क्लोज सिस्टम, थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। अभी किस बेसिस पर ये नाम दिया गया, आंसर है मास और एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग मास और एनर्जी की ट्रांसफर देखना चाह रहे हैं। तो ऐसी सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे या ट्रांसफर हो पाए, तो उसको क्या बोल देंगे, ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों सिस्टम से बाहर भी जा सकता है और बाहर से सिस्टम के अंदर भी आ सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे खुला हुआ बर्तन है, उसमें कुछ भी बना रहे हो, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम, क्योंकि उससे वेपर यानी हीट बाहर भी जा रहा है। और मास भी बाहर जा सकता है, पानी उबलकर गिर सकता है, नीचे आ सकता है, दूध उबलकर बाहर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ओपन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सके, सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर सके। क्या क्लियर है मेरी बात। क्लोज सिस्टम मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। ऐसी सिस्टम जिसका सराउंडिंग के साथ सिर्फ क्या इंटरेक्ट हो, एनर्जी, मास नहीं हो। समझ पा रहे हैं। तो यहां मास तो फिक्स हो जाएगा, मास सराउंडिंग में ना जाएगा ना सराउंडिंग का आएगा, पर एनर्जी जाएगा। इसका एग्जांपल प्रेशर कुकर। एक बार कुकर बंद कर दिए तब अब बाहर नहीं जा सकता है उसके अंदर का सामान। समझ पा रहे हैं, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता, पर कुकर गर्म होकर हीट हवा में निकलते रहता है रेडिएशन से। समझ पा रहे हैं। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और कुकर के अंदर हीट जा कहां से रहा है, सराउंडिंग से तो जा रहा है, नीचे से। तो हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, पर मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसी सिस्टम जिसमें ना बाहर से मास आए, ना बाहर से हीट आए, एनर्जी आए, ना सिस्टम के अंदर से बाहर मास और एनर्जी जाए। इसका एग्जांपल थर्मोफ्लास्क, जैसे चाय वगैरह गर्म करने के लिए रखते हैं, थर्मस जिसको बोलते हैं। अब उसके अंदर जितना चाय रख दोगे उतना ही रहेगा, कम ज्यादा होगा नहीं, मास का ट्रांसफर होगा नहीं। और वो गर्म का गर्म ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसका हीट भी बाहर नहीं जाता, ना बाहर का हीट अंदर आता है। पर वो भी 100% नहीं है, 12 घंटा 14 घंटे के बाद वो भी ठंडा हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। कोई बोले कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम कौन है, तो आंसर क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पूरा यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स से बाहर ना कुछ जा सकता ना कुछ आ सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। बाकी एक ये आइडियल कंसेप्ट बनाया गया आइसोलेटेड सिस्टम का। नियर बाय उसका एग्जांपल आपका थर्मस बोल सकते हैं। और अगर 100% समझना है तो यूनिवर्स जो है, क्योंकि जो भी चीजें आप सोच पा रहे हो सब यूनिवर्स के अंदर ही है। क्लियर मेरी बात है। चलिए, अब पूरी थर्मोडायनेमिक्स, जैसे न्यूटन का 3 लॉ था, थर्मोडायनेमिक्स का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। जब फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ बन गया तो लोगों को समझ भी नहीं आया दोनों लॉ, तो लोग बोले तीसरा लॉ बनाओ। तीसरा लॉ बहुत बेसिक लॉ था जो 2 लॉ के बाद बना, तो उसका नाम होना था थर्ड लॉ। पर लोगों ने बोला कि ये लॉ सबसे बेसिक है, इसको थर्ड लॉ नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स में न्यूटन का सबसे बेसिक लॉ कौन है, फर्स्ट, कि बोलता कोई बॉडी रुका है तो रुका रहेगा, चलेगा तो चलते रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ आता है, पहली बार बोलता है चलाने वाला कौन है, फोर्स। समझ पा रहे हैं। तो थर्ड लॉ उसका भी एडवांस रूप है। थर्ड लॉ बोलता है तुम जितना फोर्स लगाओगे उसका अपोजिट तुमको भी लगेगा। तो ग्रेजुअली ऐसा इंक्रीज किया, पर थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा हो गया, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एडवांस है
और थर्ड लॉ जो है वो सबसे बेसिक है, इसलिए उसको थर्ड नाम नहीं देकर क्या नाम रखा गया, जीरोथ लॉ। समझ पा रहे हैं? तो आया बाद में, पर वो फर्स्ट और सेकेंड का भी बेस था, इसीलिए उसको रखा गया जीरो, कि वन के नीचे क्या रखेंगे तो जीरो नाम रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला हेडिंग बना देंगे। अच्छा, जीरोथ लॉ से भी पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है ये समझना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई सिस्टम ए है और ये कोई सिस्टम बी है। अब ए और बी अगर मैं बोलूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम यहाँ पे। तो अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए तब उसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बट मैंने पहले बताया था स्टेट तीन चीजों से डिफाइंड होता है, किसका किसका, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है पर प्रेशर और वॉल्यूम जरूरी नहीं है सेम, हो सकता है एक छोटा सा बर्तन हो एक बड़ा सा बर्तन हो। समझ पा रहे हैं? बट प्रेशर एंड वॉल्यूम मे बी सेम मे नॉट बी सेम, दोनों हो सकता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम मे बी सेम और नॉट सेम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है, कंडीशन नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सेम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है ना, तो डायग्राम बना लीजिए, उससे कहानी खत्म हो गया। नहीं तो आपको वर्ड में लिखना है, लिख लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस द टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम आर सेम, टेम्परेचर दो सिस्टम का सेम होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम सेम होना चाहिए, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम मे और मे नॉट बी सेम, ऐसा लिख लो। आइए देखिए चीजों को और अच्छे समझिए, और अच्छे समझिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कहां पे, जीरोथ लॉ की तरफ। हेडिंग बना दीजिए अब, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा ही नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है। तो हम लोग लिख रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए कितना बेसिक लॉ है, इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। तो क्या बोला गया थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ में, बोला मान लो दो सिस्टम है ए, एक और सिस्टम है बी, ठीक है, और दुनिया में एक तीसरा सिस्टम है सी। अब अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए और बी दोनों सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बोलता है ए बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। तो बोलता है ये भी मस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये कोई लॉ नहीं है, तो बेसिक कॉमन सेंस है। कैसे, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। तो मान लो ए और सी का टेम्परेचर सेम है, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में। कुछ भी टेम्परेचर ले लो, मान लो ए का टेम्परेचर एक्स है, तो बी का सी का भी टेम्परेचर कितना होना पड़ेगा, एक्स। फिर आप बोल रहे हो कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी इसका एक्स है तो इसका भी क्या रहना पड़ेगा, एक्स। अब इसका भी एक्स है इसका भी एक्स है, तो ये क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए एकदम कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बोला जा सकता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, डायग्राम से क्लियर है, फिर मैं वर्ड में लिखा दूंगा, पहले डायग्राम बना ले। अच्छा, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जीरोथ लॉ। समझ पा रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि दो चीजें का जो रिलेशन हो आपस का रिलेशन बाकी का वही होगा, है ना। चलिए लिखिए, if two system A and B, if two system A and B are in thermal equilibrium, if two system A and B are in thermal equilibrium,
are in thermal equilibrium with third system C then A and B must be in thermal equilibrium. Then A and B must be in thermal equilibrium. With each other. Thermal equilibrium with each other. ठीक है, ओके। अब पूरा थर्मल साइंस में कहानी एक ही कैरेक्टर के आसपास घूमता है, जिस कैरेक्टर का नाम है हीट, है ना। फिर से एक छोटा सा हेडिंग बनाइए हीट, और फिर से रिवीजन करके क्लास खत्म करेंगे, ताकि अगली क्लास फ्रेश होकर हम लोग शुरू करें। सीपी, सीबी, हीट, ये सब एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ठीक। तो ये हो गया ना, हेडिंग क्या बना दिए, हीट। तो पहली बात, हीट कोई पूछे है क्या, तो आप बोलेंगे हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। मतलब हीट एक ऐसा है जो कि एनर्जी ट्रांसफर होते समय दिखता है। कहां से कहां दिखता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। लिखिए इट इज एनर्जी इन, हीट में लिखिए इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। एक ऐसा एनर्जी है जो ट्रांजिट में दिखता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हाई टेम्परेचर बॉडी है, उसके साथ लो टेम्परेचर लेकर आ जाओ, तो वहां से यहाँ पे एक हीट एनर्जी का फ्लो होगा, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी, ठीक है। अब हीट का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाइए। सब किए हुए हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े हीट ट्रांसफर जो है, हीट का ट्रांसफर। अच्छा, हीट का ट्रांसफर ही तो, हीट एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफर होता हुआ ही दिखेगा। हम कोई बॉडी के अंदर हीट कितना है वो नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते कोई बॉडी कितना हीट लॉस किया या कोई बॉडी कितना हीट गेन किया। बॉडी के अंदर कितना हीट है वो निकालना है तो हीट नहीं निकालते, हम निकालते हैं बॉडी का इंटरनल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, उसमें वो हीट इंक्लूड होता है। पर हीट हमेशा जो निकलता है वो याद है कि हीट ट्रांसफर ही निकलता है। कोई भी जो क्यू होता है, क्यू क्या है, हीट का जो भी ट्रांसफर है। बॉडी में हीट आ रहा है या हीट जा रहा है, आ रहा है तो क्यू का वैल्यू प्लस, जा रहा है तो क्यू का वैल्यू माइनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े एम सी डेल्टा टी, कुछ याद आया, एम सी डेल्टा टी, कुछ यही पढ़े हम लोग, क्लियर है ना। एम क्यों लिख दिया मैं, एम था, ठीक है। एम था मास, एम क्या था, मास। पर गैस के केस में ये वाला काम नहीं करता, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। गैस के काम में कौन काम करता है, मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ पा रहे हैं, 1 ग्राम मोल के लिए, समझ पा रहे हैं, 1 मोल के लिए। तो फॉर गैस, इन केस ऑफ गैस, हम लोग जो हीट का कैलकुलेशन करेंगे दो तरीके से करेंगे। एक बोलेंगे एन सी पी डेल्टा टी, या मैं डी टी बोल दे रहा हूं, और एक और करेंगे Q इक्वल टू क्या, एन सी बी डी टी। कुछ याद आया। और सीपीसीबी में पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, गामा वामा सब, लो क्लियर है ना। बस ये कब यूज करेंगे, जब हीट का ट्रांसफर कहां पे होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये कब करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो आने वाला 4 दिन है थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें अब ये वाला हीट का कैलकुलेशन नहीं होगा, इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। ये होगा व्हेन हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये कब होगा, व्हेन हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट, क्या रहेगा जी, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, एनसीपी डीटी, एनसीबी डीटी। क्लियर है ना। अच्छा, सीपीसीबी का फॉर्मूला भी फिर से याद रखना, एकदम काम है, ये सब याद ही रखना, इसका कोई उपाय नहीं है, मैं इसीलिए बार बार लिख रहा हूं। F + 2 × R/2, कुछ याद आया,
और Cv का फॉर्मूला था FR/2 और CpCv में रिलेशन था मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R और R का वैल्यू जो था वो था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या यही था 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग जगह हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से मैं कर लिया क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में बार बार ये यूज होगा। और एफ का वैल्यू तो कल ही हम लोग सीखे हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या था, याद आ रहा है? मेयर्स इक्वेशन। आइए थर्ड हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, याद रखिए इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस या सिस्टम का सिंबल यू होता है। ये कुछ भी नहीं है, यू जो है ये है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी पहले जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोला करते थे, समझ पा रहे हैं? टोटल सिस्टम का काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला जाता था? मैकेनिकल एनर्जी। उसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। यानी कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में जितना भी मॉलिक्यूल्स है सभी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और सभी मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो इस पूरे सिस्टम का निकल जाएगा काइनेटिक मतलब इंटरनल एनर्जी। ये जो है ये है रियल गैस के लिए, ये है रियल गैस। अभी मैं लिखाऊंगा, पहले अभी ध्यान समझिए। फॉर आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी? हम माने थे एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, एक दूसरे में कोई एनर्जी नहीं लगाता इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, समझ पा रहे? तो आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, जीरो। तो आइडियल गैस के केस में यू जो होता है कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, पिछला चैप्टर में पढ़े हैं, समझ पा रहे हैं? चलिए आइए लिखिए पहले इसको वर्ड में लिखिए। लिखिए when gas is filled in container, then due to random motion of gas molecules, it gain some kinetic energy। ये कंसेप्ट दिमाग बैठा हुआ ना, बॉडी के चलने से उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है ना, हाफ mv स्क्वायर आता है। It gains some kinetic energy and due to intermolecular attraction, ऐसा लिखो, and due to intermolecular attraction it gain some potential energy। ठीक, फुल स्टॉप आगे लिखिए। the sum of kinetic energy and potential energy, is known as internal energy of system। ठीक है, उसके नीचे ऐसा लिख लीजिए इंटरनल एनर्जी इक्वल टू KE प्लस PE। उसके नीचे ऐसा लिख लीजिए U इक्वल टू KE प्लस PE, है ना। ये है रियल गैस के लिए, यानी एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, बॉक्स डालिए, लिखिए फॉर रियल गैस। ये किसके लिए? फॉर रियल गैस। ये किसके लिए? फॉर रियल गैस। ठीक है, नीचे फिर लिखिए इन आइडियल गैस there is no force of
attraction between molecules in ideal gas. There is no force of attraction between molecules, therefore potential energy equal to zero. Therefore potential energy equal to zero. नीचे लिखे therefore internal energy equal to काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और कल ही ये एनर्जी निकालना सीखे हैं, है ना? क्या था? NFRT/2, है ना? तो ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला। अब अपने लिए सारा गैस आइडियल ही है, ये तो थ्योरेटिकल सीखिए, अब तो अपना कैलकुलेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए सीखते हैं। तो अपना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही हो गया, कल जो सीखे थे NFRT/2, और अभी देखे थे CV इक्वल टू मिला है FR/2। क्लियर है ना? तो ये जो FR बाय इसको C लिख सकते हैं, तो U इक्वल टू हो गया NCVT। ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। ठीक, आइए एक छोटा सा हेडिंग लिखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU, ये होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये समझना आपको है। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यही इक्वेशन, जैसे U इक्वल टू है NCVDT, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यही हो जाएगा DU इक्वल टू N एक कांस्टेंट है, CV एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा, सॉरी ये T है, सिर्फ DT क्या है? सिर्फ T है ना, T, तो ये हो जाएगा DT। तो बहुत ध्यान देखिए, सिर्फ इंटरनल एनर्जी निकालना सिस्टम का, तो उसकी टोटल टेम्परेचर लोगे, और टेम्परेचर जितना चेंज होगा उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? तो यहां से ये भी समझ में आता है कि DU यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी change in internal energy is path independent, यानी किसी भी रास्ते से जाओ DU सेम मिलेगा, उसको सिर्फ फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड करना है। जैसे समझिए, मान लो यहां एक है और यहां है, अब कोई ऐसे यहां से यहां ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, किसी भी तरीके से जाओ, मान लो ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है, तीनों पाथ में DU जो है वो सेम रहेगा, DU ऑफ पाथ 1, DU ऑफ पाथ 2, DU ऑफ पाथ 3। किसी भी तरीके से जाएंगे, किसी भी रास्ते से जाएंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है ना? लिखिए, एक पॉइंट और लिखना हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। साउथ इसमें लेना और लिख लो, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, शुरुआत कहां पे है और लास्ट कहां पे। अगर दोनों सेम है, किसी भी रास्ते से उसी में जा रहे हैं तो सेम रहेगा। क्लियर है मेरी बातें? दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज ऑल्सो प्रोसेस इंडिपेंडेंट। इट इज ऑल्सो प्रोसेस इंडिपेंडेंट। इट इज ऑल्सो प्रोसेस इंडिपेंडेंट, यानी कि आपका जो फॉर्मूला DU इक्वल टू NCVDT, ये हमेशा वैलिड है हर प्रोसेस में। यहां पे टोटल 4 प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन सा? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, समझ पा रहे हैं, एडियाबेटिक, ये सभी में वैलिड है। कोई प्रोसेस से लेना देना नहीं, किसी भी प्रोसेस से ये यहां से यहां गया रहता
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये आइसोकोरिक में भी वैलिड है, ये आइसोबारिक में भी वैलिड है, ये आइसोथर्मल में भी वैलिड है, ये एडियाबेटिक में भी वैलिड है। समझ पा रहे हैं? इट इज ए प्रोसेस इंडिपेंडेंट। ये जो है इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, हर प्रोसेस के लिए सेम कैलकुलेशन है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हो सकता है क्या, अब वो लोग सर dt तो आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, 0 तो होगा, उसमें क्या दिक्कत, क्योंकि वहां टी फाइनल टी इनिशियल तो सेम होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर कैलकुलेशन यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी, हाँ देखो बाद में वर्क सीखेंगे, वर्क हर प्रोसेस का फॉर्मूला अलग अलग होगा, समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर 3 चीजें चलेगा पूरी कैलकुलेशन में, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, यही है फर्स्ट लॉ। ठीक है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन हर प्रोसेस में सेम होगा, हीट हर प्रोसेस में अलग होगा। अभी देखे थे कांस्टेंट आइसोबारिक में हीट का कैलकुलेशन कैसे होगा, NCP, याद आ रहा है, और आइसोकोरिक में NCV, समझ पा रहे ना? तो अच्छा एडियाबेटिक में होगा ही नहीं, 0, उसमें तो कोई हीट का ट्रांसफर ही नहीं होता भाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे हीट का कैलकुलेशन हर प्रोसेस का अलग होगा, वर्क का हर प्रोसेस का कैलकुलेशन अलग होगा, पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन हर प्रोसेस में क्या रहेगा, सेम। ये भी हर प्रोसेस में सेम रहेगा, U = NCV dt, T। सिर्फ इंटरनल एनर्जी निकालना है इससे और चेंज निकालना है तो इससे। क्लियर है मेरी बातें? चलिए, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है और आज की क्लास यही हम लोग वाइंड अप करते हैं।